प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में और पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों के संदर्भ में पढ़ेंगे। आपके इस समय जो वीडियो में आप इस अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें आप पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को ही देख पा रहे हैं। जिसमें आप नीचे से देखेंगे तो यारदंग है, आप देखेंगे इधर यारदंग है, यारदंग। उसके बाद आप जीजोन देखेंगे और इसके बाद आगे आप भू स्तंभ देखेंगे और छत्रकशिला देखेंगे ये, और उसके ऊपर सबसे ऊपर ये इनसेल वर्ग देखेंगे। तो हम इन्हीं अपरदनात्मक स्थल रूपों का आज आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला हम लेते हैं अपवाहन बेसिन अथवा वात गर्त। वायु के द्वारा उत्पन्न गर्त अपवाहन बेसिन, अपवाहन बेसिन। तो इसको हम डेफ्लेशन बेसिन अथवा ब्लो आउट बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि इसमें, जैसा कि मैंने इससे पूर्व की वीडियो में बताया था कि पवन जब बहती है तो अपने सामने आने वाले कोई भी स्थल रूप को धीरे धीरे काटती जाती है और धीरे धीरे गड्ढा सा बन जाता है। तो वो गड्ढा ही और अपवाहन बेसिन अथवा वात गर्त कहलाता है। तो ये चट्टानों में भी हो सकता है। तो सामान्यतः ये होता है कि असंगठित और कोमल सेलें जो हैं वो पवन अपने अपवहन या उड़ाव की जो क्रिया है उससे उनको ढीला करता जाता है, कोमल सेलों को, और धीरे धीरे छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। जैसे कोई चट्टान है और धीरे धीरे इस पर प्रवाह हुआ तो धीरे धीरे चट्टान और कट गई और धीरे धीरे इसको में गड्ढे से बन जाते हैं अथवा छिद्र बन जाते हैं। तो वो अपवाहन गर्त कहलाते हैं, क्योंकि वो पवन ने अपनी गति के माध्यम से कोमल चट्टानों को तोड़ करके बनाया है। कभी कभी ये गड्ढे इतने बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है कि अंदर का जो पानी है, ज़मीन के अंदर का तक का जो वाटर लेवल है, वहाँ तक वो गर्त पहुँच जाता है। तो भूमिगत जल तक ये सामान्यतः पहुँच जाते हैं। ऐसी स्थिति में और शुष्क मरुस्थलों में और बहुत ही मनोरम दृश्य उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः हम उनको बोलते हैं मरुस्थल, जैसे इसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मरु उद्यान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओएसिस। तो इस प्रकार के जो गर्त हैं वो धीरे धीरे वाटर टेबल के आने की वजह से और नम एरिया विकसित हो जाते हैं शुष्क और उष्ण मरुस्थल में। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि सहारा के रेगिस्तान, कालाहारी, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न जो इन देशों के जो मरुस्थल हैं उनमें ऐसे अनेक गर्त मिलते हैं। कुछ गर्तों के उदाहरण में हम देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और बफेलो बेलास एक गर्त का नाम है, बफेलो बालोश। इसी प्रकार मंगोलिया में पांग कियांग नाम का एक गर्त है। अब हम देखते हैं दूसरा स्थल रूप जो आपकी इस समय और मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनसेल वर्ग। अब आप इसकी इमेज भी देख रहे हैं कि किस प्रकार और ये एक गुम्बदनुमा आकृति लिए हुए बने हुए हैं, और जर्मन भाषा में सामान्यतः इनको इनसेल वर्ग कहा जाता है। ये चट्टानों के ऊंचे ऊंचे टीले से हैं, रेत के टीले नहीं हैं बल्कि चट्टानों के ऊंचे टीले हैं, और ऐसा लगता है मानो समुद्र है कोई, और समुद्र में रेत का समुद्र है और उसमें समुद्र में कोई द्वीप उत्पन्न हो गए हैं। तो हालांकि ये समुद्र तो है लेकिन पानी का नहीं, रेत का समुद्र है, रेत का समुद्र है। तो इसलिए इनको सागर स्थित द्वीप भी बोलते हैं। और ये जो स्थल रूप आप इनको देख रहे हो, ये क्या हैं? ये कठोर शैलों के अवशेष हैं कि चट्टान
जो कोमल थी इनके आसपास, उनको पवन ने और अपर्दित कर दिया है, काट दिया है। जो ये बचे हैं वो केवल कठोर चट्टानों के सैलें बची हैं। इसलिए ये ये मरु टापू भी कह सकते हैं इनको, मरु टापू या मरु द्वीप भी बोल सकते हैं इनको। ऐसा लगता है कि मानो कि समुद्र के द्वीपों की तरह ही मरुस्थल भी एक विशाल समुद्र है, उसमें द्वीप उत्पन्न हो गए हैं अथवा ये अपर्दन के माध्यम से विकसित कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हम ये विभिन्न स्थल रूप देख ही रहे हैं। और ये एक विद्वान था वॉर्नहाट, और उस वॉर्नहाट विद्वान ने इनकी निर्माण की प्रक्रिया को पता लगाया था, और उन विद्वान के नाम पर इनको वॉर्नहाट भी नाम दिया जाता है इन सेलवर को। ये सामान्यतः जैसा मैंने बताया गुम्बदाकार होते हैं, गुम्बदाकार होते हैं। अब हम देखते हैं आगे, और जैसे यदि हम परभेन की प्रोसेस में जाएं तो पवन के द्वारा धीरे धीरे जब अपर्दन किया जाएगा तो अंत में जो स्थिर रूप बचेगा वो इसी प्रकार का बचेगा जो कठोर चट्टान का है, जिसको कई बार मोनोरनाक भी कहा है। और ये मरुस्थलीय अपर्दन चक्र की अंतिम रूप है। मानो कि कोई बहुत बड़ा स्थिर रूप था और वो धीरे धीरे काट करके और एक समतल बना दिया है आसपास का एरिया उसका, और ये जो बच गया है उस स्थिर रूप पर, वो ऐसा लग रहा है मानो कोई ये इंसेल वर्ग ही है, इंसेल वर्ग ही है। तो इस प्रकार हमने इंसेल वर्ग के बारे में समझा। अब हम समझेंगे, अब दूसरा जो इमेज हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर ला रहे हैं वो है छत्रक शिला। आप छत्रक शिला अपने इस पर देख रहे हैं कि आप देखिए इसमें कि ऐसा लगता है कि प्रकृति ने और एक छतरी तान दी है, और छतरी कहाँ, प्राकृतिक नेचुरल अम्ब्रेला। एक तरफ तो ये छाता जैसा लगता है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब लकड़ी बरसात से पानी से फूल जाती है तो वो मशरूम बोलते हैं उसको, सांप की छतरी भी बोलते हैं आप लोग, वैसी ही प्रतीत होती है। तो ये इसलिए इसका नाम है, आपकी इस वीडियो में दिख रहा है आपको, मशरूम रॉक। मशरूम रॉक देखिए आप, इसमें यहाँ लिखा हुआ है मशरूम रॉक। तो मशरूम की तरह एक चट्टानें हैं, बल्कि कोमल नहीं है, बल्कि एक चट्टान का स्वरूप है। जैसा कि मैंने पिछले इस वीडियो में पहले ही बताया था कि कोमल चट्टानें काट दी जाती हैं और पवन का जो अपर्दनात्मक जो प्रभाव है वो ज़्यादातर 6 फीट तक रहता है, नीचे तक रहता है। और आप इसमें देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे पवन का ऊपरी हिस्सा है उसमें चट्टान कणों का आकार और कमज़ोर होता जाता है और हल्के होते जाते हैं, लेकिन नीचे कण बहुत ही बारीक होते, बहुत मोटे होते हैं और उनकी सघनता भी अधिक होती है। इस कारण पवन का जो प्रभाव है वो पवन के नीचे वाले प्रभाव क्षेत्र में अधिक होता है। तो ये जो स्थिर रूप है इस बात की ये व्याख्या भी कर रहा है कि नीचे वाले हिस्से को पवन ने काट दिया है, और ये स्वभाव भी हो सकता है कि निचला जो क्षेत्र है वो हो सकता है कि कोमल चट्टानों का हो और ऊपरी हिस्सा कठोर चट्टानों के होने की वजह से और ऊपरी हिस्सा ने और निचले हिस्सा को और बांधे रखा हुआ है अभी भी। तो इस प्रकार हमें ये एक टापूनुमा और छतरीनुमा जो मरुस्थल में दिखाई देते हैं वो छत्रक शिला कहलाते हैं। अब हम आते हैं भू स्तंभ पर, डिमोइजल भू स्तंभ देखेंगे हम। और ये जो आपको अब मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ वो है भू स्तंभ, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डेमोइजल्स। अब ये जो होते हैं वो शुष्क प्रदेश में होते हैं जहाँ पर असंगठित तथा कोमल सेल के ऊपर कठोर चट्टानें होती हैं। जैसे आप इनको डॉट्स की तरह देख रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो कि ढक्कन लगे हुए हैं, और ये ढक्कन कठोर चट्टानों के ढक्कन हैं और इनके नीचे कोमल चट्टानें हैं। तो पवन ने इनको काटने का प्रयास तो किया है, लेकिन ऊपर कठोर चट्टानों के स्थित होने की वजह से और पवन इन पूरे स्तंभों को काट नहीं पाई है। तो भू स्तंभ ऐसा लगता है ज़मीन के ऊपर मानो कि कोई स्तंभ पिलर खड़े हुए हैं। तो
कोमल सेल का अपर्दन पूरी तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि ऊपर की डॉट ने इस अपर्दन को थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न किया इसके सामने। तो परंतु समीपी जो कोमल सेल हैं वो धीरे धीरे कट कट के हटती जाती हैं, और कठोर सेल की आवरण वाला जो भाग है वो एक स्तंभ के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यही वो स्तंभ है, डिम्बोइजल है। अब अगला स्तर रूप हम लेते हैं। आप ये देखिए कि जियोजेन, आप इसमें देख रहे हैं जियोजेन या ज्यूगन। और इस प्रकार के जो स्थल रूप हैं इसमें भी आप एक विशेषक चट्टानें देखेंगे कि कोमल चट्टान और कठोर चट्टान। इसमें भी आप दो प्रकार से और चट्टानों को देख रहे हैं, एक कोमल है, दूसरी कठोर। तो ऐसी स्थिति में यदि मरुस्थल में यदि कठोर तथा कोमल शैलों की जो परतें हैं ऊपर नीचे हों, जैसे इसमें है ऊपर नीचे, कठोर कोमल इस ढंग से, तो इस प्रकार का जो अपक्षय तथा वायु द्वारा जो अपर्दन है वो विचित्र प्रकार का स्वरूप बन जाता है, और ऐसा लगता है मानो कि ढक्कनदार दबात बन गई है। लेकिन ऐसा ढक्कन उनका ऐसा लगता है नीचे की तरफ है, ढक्कन नीचे है, दबात का पेटा ऊपर की तरफ। परंतु ये जो स्तर रूपों के जो ऊपरी भाग हैं कठोर शैलों का आवरण होता है, ऊपरी शैलों के भाग पर कठोर शैलों का आवरण होता है, और इनका जो ऐसे स्तर रूपों को जियोजेन सामान्यतः कहते हैं। तो इनका निर्माण प्राय मरुस्थलों में होता है, और ऐसे स्थलों पर होता है जहाँ पर रात के समय जो तापमान है वो कम हो जाता है, और रात के समय जब तापमान कम हो जाता है तो उन शैलों के रंध्रों में, जैसे ये रंध्र है माना कि कोई छोटा सा, और इसमें पानी भर गया, धीरे धीरे शैलों के रंध्र में पानी भर गए, तो पानी अंदर जाके कम टेम्परेचर की वजह से, तापमान कम है तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। तो बर्फ़ का स्वभाव है कि बर्फ़ का जो आयतन है वो पानी की तुलना में दोगुना होता है, अधिक होता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा विज्ञान में कि सर्दी के दिनों में और पाइपों से जब पानी जाता है तो पानी जब जम जाता है तो प्लास्टिक के पाइप फट जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि जल सामान्यतः बह रहा है, लेकिन जब जल की बर्फ़ बन गई तो उसका आयतन बढ़ जाने से और वो अपनी सतहों पर यानी कि पार्श्वों पर वो प्रहार करता है और उस पाइप को उसको तोड़ देता है। तो इस प्रकार ही ये जब छोटी छोटी जो रंध्र हैं या संधियां हैं उनमें पानी पहुंचता है, धीरे धीरे वो जम जाता है, तो अपनी जो फैलाव है उस पार्श्ववर्ती चट्टानों पर करता है और धीरे धीरे उनको तोड़ करके और बड़ा बनाता जाता है। यहाँ देखिए आप दूसरे चरण में, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, पहला दूसरा, धीरे धीरे अब तीसरी चरण पर आप देखिए स्टेज में कि ये जो आकार है वो धीरे धीरे और बढ़ गया, इसका रूप भी और बढ़ गया, इसका रूप भी बढ़ गया, क्योंकि धीरे धीरे रात में जो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाता है और बर्फ़ का आयतन अधिक होता है पानी की तुलना में, तो वो धीरे धीरे पार्श्ववर्ती चट्टानों को तोड़ करके और घुला करके और उसके आकार को बड़ा करता जाता है। तो ये प्रोसेस इसमें चलती रहती है। अब हम अगला पढ़ेंगे यारडंग। आप इसमें देखिए ये आपको यारडंग दिखाई देगा और ये 6वां प्रकार का और आपका अपर्दनात्मक स्तर रूप है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि पवन ने कोमल चट्टानों को काट दिया है और जो कठोर चट्टानें वो रह गई हैं। तो ये जियोजेन के विपरीत है और एक कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं। इसमें वहाँ पर हमने देखा ये क्षैतिज दिशा में थे और यहाँ पर जो मिलते हैं वो लंबवत दिशा में मिलते हैं कठोर और कोमल चट्टानों के। तो इस प्रकार जो पवन है वो पवन जैसे इधर से आ रही है तो एक कोमल जो मुलायम जो चट्टान है उनको पवन ने काट दिया है और कठोर चट्टानें रह गई हैं। तो मुलायम सेल शीघ्र अपर्दित हो जाती हैं, उनको पवन उड़ा कर ले जाता है और कठोर सेलें और रह जाती हैं। इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो यारदंग कहलाती है। आप देख ही रहे हैं ये यारदंग प्रकार के हैं, ये यारदंग और
स्थल रूप है। अब हम इसके बाद देखेंगे ड्राई कांटर। ड्राई कांटर एक अलग स्थल रूप है और ये सामान्यतः पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े जो हिम शिलाखंड हैं उनके अपर्दन द्वारा खरोंच पड़ जाती है, तब ये बनता है। और जैसे ड्राई कांटर, ट्राई कांटर, तो इस प्रकार जब जैसे कि कोई भाग है उस पर पवन इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, तो इसके कितने फलक बन जाते हैं, उसी प्रकार ड्राई कांटर, ट्राई कांटर कहलाता है। तो यदि इन शिलाखंडों को चतुष्फलक जैसी आकृति हो जाती है तब वो चतुष्फलक वाली आकृति कहलाती है। और यदि इस प्रकार के 8 फलक हो जाते हैं तो उनको बेंट इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जालक अथवा जालीदार शिला। जालीदार और शिला यानी स्टोन लेटिस, ये जो बनती हैं जब पवन तेज गति से शक्तिशाली रूप में और शिलाएं पर पड़ती है पवन, तो और उनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली है, क्योंकि कोमल चट्टान और कठोर चट्टानों का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। तो कोमल चट्टान को पवन तेज गति से आकर के और काट डालती है और धीरे धीरे काट करके ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उसमें जाली बन गई है। तो इसके विभिन्न भागों में कठोरता में पर्याप्त भिन्नता होनी चाहिए, कहीं कोमल कहीं कठोर। तो ऐसी स्थिति में कोमल चट्टान काट दी जाती हैं और वो कठोर चट्टान बच जाती हैं, तो जाली की तरह दिखाई देती हैं। और यदि वो आर पार हो जाती हैं जालीदार शिला, तब वो पुल अथवा खिड़की कहलाती हैं। पुल अथवा खिड़की कहलाती हैं। तो जालीदार शिला में पवन के द्वारा जो अपर्दन है वो पवनोन्मुखी भाग में छिद्र हो जाता है और धीरे धीरे उस विघटित पदार्थ को उड़ाकर दूर पहुंचा दिया जाता है और फिर वो आर पार हो जाती है, आर पार वो छिद्र हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो कहलाता है पुल अथवा खिड़की। पुल अथवा खिड़की। तो इस प्रकार ये पवन के द्वारा जो निर्मित और स्थलाकृतियाँ थीं उनके बारे में हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। और ये जो इमेजेज आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, पुनः आप देख लें इनको। ये यारडंग है और इसके बाद उसके उत्तर में ऊपर ज्यूजियन है और उसके बाद भूस्तंभ है और उसके ऊपर आप देखते रहें ये आपकी छत्रक शिला है, ये मशरूम रॉक भी बोलते हैं इसको, और उसके ऊपर सर्वाधिक ऊपर ये इनसेल वर्ग है। तो इस प्रकार ये पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं जो विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार से और बनाई जाती हैं पवन के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम पवन के द्वारा निक्षेप प्रकार से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।